नमस्कार, मैं हूं कपिल तिवारी। द भारत में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका, अधिकारियों लेकर दिए गए हलफनामे को बताया गैर जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साउथ दौरा शुरू, बेंगलुरु में वंदे भारत एक्सप्रेसवे को दिखाई हरी झंडी। रामदेव की पतंजलि की 5 दवाओं पर बैन, एमसीडी पर कब्जे के लिए केजरीवाल ने दिल्ली को दी 10 गारंटी। आप समाचार विस्तार से। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग विवाद में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के हलफनामे को सुप्रीम कोर्ट ने गैर जरूरी बता दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि इसका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। सिसोदिया ने कहा है कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि 24 नवंबर से मामले की सुनवाई कानूनी सवालों पर संविधान की पीठ को सौंपी जाएगी। अब नए हलफनामे की जरूरत नहीं है, जो बात उसे सुनवाई के दौरान भी कहा जा सकता था। केंद्र सरकार के वकील ने आरोप लगाया कि मीडिया में प्रचार के लिए हलफनामा दाखिल किया गया है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह दक्षिण भारत के 4 राज्यों की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान बेंगलुरु पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधान सौध परिसर में संत कबीर, कनक दास और महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अपने दौरे की शुरुआत करी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने KSR रेलवे स्टेशन पर जाकर मैसूर चेन्नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर उसकी शुरुआत की। यह देश की 5वीं और दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पतंजलि से आ रही बड़ी खबर की। योग गुरु बाबा रामदेव की दवा कंपनी दिव्या फार्मेसी की 5 दवाओं के प्रोडक्शन पर उत्तराखंड सरकार द्वारा बैन लगाने की खबरों का खंडन करते हुए पतंजलि ग्रुप की फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इन खबरों को लेकर एक आयुर्वेदिक विरोध ड्रग्स माफिया पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि उत्तराखंड सरकार ने भ्रामक विज्ञापनों का हवाला देते हुए दिव्या फार्मेसी की 5 दवाओं के प्रोडक्शन पर बैन लगा दिया है। तो इधर दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव होने हैं। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को 10 गारंटियां दी हैं। इनमें दिल्ली को साफ रखना, कूड़े के पहाड़ों से निजात दिलाने जैसे बड़े वादे शामिल हैं। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से वादा किया है कि वे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, व्यापारियों के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया आसान करेंगे। तो अब बात करेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव की। गुजरात विधानसभा चुनाव इस साल का आखिरी चुनावी पड़ाव है। सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने भी इस चुनाव को लेकर गुरुवार को 46 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की। पार्टी ने अब तक कुल 90 उम्मीदवारों की घोषणा की है। कांग्रेस ने पिछले शुक्रवार को चुनाव के लिए 43 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ITM हमारा, इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है फिर से खबरों में। चलिए खबरों को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उत्तराखंड से आई प्रमुख खबरों की। उत्तराखंड अंकिता हत्याकांड का मामला फिर एक बार गरमाया है। जिस घर में आज बेटी के जन्मदिन की खुशियां मनाई जानी थी, वहां आज सन्नाटा पड़सा है। हर पल हंसती मुस्कुराती रहने वाली अंकिता भंडारी का आज यानी 11 नवंबर को जन्मदिन है, लेकिन बेटी के जन्मदिन के पूरे परिवार की आंखों में आंसू हैं। आज के साथ ही आज परिवार वालों के लिए एक खास दिन भी है। अंकिता हत्याकांड की बात करें तो जिसने उत्तराखंड की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया है और उत्तराखंड के आम लोग गुस्से में हैं, क्योंकि पलायन का दर्द एक बार फिर झलका है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने गुरुवार को
अधिकांश वरिष्ठ अधिकारियों के जाने के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दिवालिया होने की संभावना जताई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मस्क ने ट्विटर के कर्मचारियों को एक कॉल पर बताया कि वह दिवालियापन से इनकार नहीं कर सकते हैं। कंपनी को $44 बिलियन में खरीदने के 2 हफ्ते बाद ही यह जानकारी सामने आई है, जो कि हैरान करने वाली बात है। इधर चीन में गुरुवार को अप्रैल के बाद से सबसे अधिक कोरोना के मामले देखे गए हैं। पिछले 24 घंटे में 10,200 से अधिक कोविड पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। इधर राजधानी बीजिंग में भी मामले में 1 साल से अधिक समय में उच्चतम स्तर पर कोरोना वायरस के नए एक्टिव केस पहुंच गए हैं, जिसके बाद अब टॉप लीडरशिप ने कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए रणनीति बनाई है। देश में कई जगह लॉकडाउन की स्थिति है और कई जगह लोगों को घर से बाहर ना निकलने के लिए कहा गया है। परिवहन पर भी इसका बुरा प्रभाव दिख रहा है, वह चाइना की इकोनॉमी पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे T20 विश्व कप की। T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया की इंग्लैंड के हाथों हुई शर्मनाक हार पर प्रशंसक सदमे में है। हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि खिलाड़ी प्रेशर नहीं झेल पाए। उनके इस बहाने पर पूर्व क्रिकेटर और 1983 विश्व कप के विजेता टीम इंडिया के कप्तान रहे कपिल देव ने हैरानी जताई है। वो ये सारे फैंस के लिए दुख भरी खबरें हैं। आईपीएल में इनका खूब जलवा दिखता है, लेकिन जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मैचों की बात आती है तो टीम इंडिया फिसड्डी साबित होती है, जो एक बार फिर देखने को मिला है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे माया नगरी की। बीते 3 नवंबर को एक हिंदी फिल्म का टीजर आया। द केरला स्टोरी टीजर आने के बाद ही फिल्म पर हु हल्ला हो रहा है, जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। 1 मिनट लंबे टीजर में एक्ट्रेस अदा शर्मा नजर आती है। बुर्का पहने उनके किरदार का नाम है शालिनी उन्नीकृष्णन, जो कहती हैं कि वह नर्स बनकर इंसानियत के लिए सब कुछ करना चाहती है, लेकिन अब वो फातिमा बा हैं, एक ISIS की आतंकवादी एजेंट। वो कहती हैं कि अब वो अफगानिस्तान की जेल में है। आगे बताती हैं कि वो यहाँ अकेली नहीं, उनके मुताबिक 32,000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर उन्हें सीरिया और यमन जैसे देशों में भेजा गया है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।